नमस्ते दोस्तों चलिए फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ। जो कहानी आज मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है जन्म या मृत्यु। एक भावात्मक कहानी है। ये कहानी समाज के तीसरे पहलू को लेकर है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी जन्म या मृत्यु के साथ। उस रात कड़ाके की ठंड थी। दूर दूर तक कोहरा पसरा हुआ था। वॉचमैन भी कंबल में दुबका हुआ था। एक तो ठंड की हद, उस पर अमावस की रात, सोने पर सुहागा। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। एक अजीब सा सन्नाटा था। दीपशिखा के भीतर एक दुखती हुई बेचैनी मचल रही थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने खिड़की से बाहर झाँका। 16वें माले के नीचे का कुछ खास साफ दिखाई नहीं देता है। उसने खिड़की को बंद कर दिया और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। अभी लेटी ही थी कि पेट में सिरहन सी हुई। उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। ये क्या, अभी तो 8वां महीना है, पूरे 35 दिन बाकी हैं। नहीं, ज़रूर खाने में बदपरहेजी हुई होगी या ये बदहजमी का दर्द है। पर ये दर्द कुछ अलग ही था, कुछ अजीब सा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहला गर्भ था तो अनुभव भी बिल्कुल भी ना के बराबर। इस बार दर्द फिर उठा, मगर पहले से तेज था। पेट पर हाथ रखकर स्थिति का जायजा लेने का असफल प्रयास किया। क्या करूं? माँ को जगाऊं या रहने दूं? कहीं ये डिलीवरी पेन हुआ तो खामखा माँ परेशान होंगी। वैसे भी जाड़ों की रातें इस उम्र पर भारी होती हैं। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। रात का 1:30 बज चुका था। क्या शेखर को फ़ोन करूं? नहीं, शेखर को इतनी रात फ़ोन करना ठीक नहीं होगा। वे शहर से बाहर हैं, सिवाय घबराहट के, और वे कर ही क्या सकते हैं। सो उसने ये इरादा भी छोड़ दिया। उसने माँ के कमरे में झांका। वे गहरी नींद में सो रही थी, सो उसे उन्हें जगाने की हिम्मत ना हुई। दीपशिखा फिर वापस लौट आई। करवटें बदली पर नींद का नामो निशान नहीं। एक बार फिर असहनीय पीड़ा हुई। अब संशय की गुंजाइश नहीं बची थी। हो ना हो ये डिलीवरी पेन ही है, वरना तो आज तक कभी भी ऐसा दर्द नहीं हुआ जो रह कर उठ रहा है। अचानक माँ के कदमों की आहट से दीपशिखा को थोड़ी दिलासा हुई, परंतु इस बार की पीड़ा ने जैसे उसके सब्र को लील लिया और वह लगभग चीख ही पड़ी। उसने चीख कर माँ की अनुभवी आंखें और स्थिति को ताड़ गईं। उन्होंने आनन फानन में शेखर का छोटा भाई सुरेश, जो उसी बिल्डिंग के 4थे माले पर रहता है, बुला लिया। उनके साथ देवरानी सुमन भी आ गई और आते ही बच्चे के मोजे, स्वेटर, शॉल, ज़रूरत का सभी सामान एक बैग में पैक कर लिया। उसने सब कुछ इतनी फुर्ती से किया कि कोई भी उस पर फ़क्र करेगा। बेशक दीपशिखा दर्द से तड़प रही थी, मगर सुरेश को ठिठोली सूझ रही थी। भाभी देखो, मुझे तो भतीजी ही चाहिए। सुनते ही दीपशिखा लाश से दोहरी हो गई। तभी माँ ने फटकार लगाई, जा तू जल्दी से गाड़ी निकाल, ये वक्त नहीं है ठिठोली करने का। और हाँ, शेखर को भी फ़ोन कर देना, ध्यान रहे वह घबराए ना। सुरेश को माँ ने फटकार भले ही लगाई हो, मगर कहीं ना कहीं वह भी अपने नाती के लिए बेहद उत्साहित थी। बस सब राजी खुशी निपट जाए, और क्या चाहिए मुझे। नाती हो या नातिन, जो भी स्वस्थ हो। आखिर खानदान का पहला वारिस जो था। यही वजह थी कि अपने अपने हिसाब से सब उत्सुक थे। जाते जाते सुरेश फिर छेड़ गया, भाभी देखो, ड्राइवर हूँ तुम्हारा, नेक तो मोटा बनेगा। इस बार एक नए रिश्ते के ओहदे से खिली सुमन भी सुरेश के सुर में सुर मिलाने लगी। दीपशिखा ने अपनी कराहट को धुंधली सी मुस्कुराहट में बदल दिया। ना, ऐसे नहीं दीदी, वायदा करो। सुमन ने मौके पर छक्का मारा। हाँ ठीक है, मिल जाएगा, जिसको जो चाहिए सबको मिल जाएगा। पहले उसे अस्पताल तो ले जाने दो, ये यहीं से सौदेबाजी करोगे तुम लोग। माँ ने हिदायत पर सब ने जोर का ठाका लगा दिया।
रिश्ते बिल्कुल रस्सी के रेशों की तरह होते हैं, जिन्हें करीने से गूंथा जाए तो मजबूत रस्सी बन जाते हैं। सुरेश ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, पीछे दीपशिखा और सुमन। माँ सुरेश के साथ आगे बैठी हुई थी। गाड़ी 100-120 की स्पीड से भाग रही थी। शेखर को फ़ोन लग चुका था। वह शहर से ना होने से चिंतित तो था ही, साथ ही पिता बनने की खुशी से सराबोर भी। दीपशिखा से बात करते करते सब्र न रख पाया। देखो दीपा, मुझे तो बिटिया ही चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हा 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 हा, मैं आ रहा हूँ, सुबह तक पहुँच जाऊँगा। कोई ऐसा उत्तर नहीं था जो वह दे पाती। लाश से लजा गई। माँ पर नज़र डाली तो पाया वह भी जीवन के इस नव सृजन पड़ाव से बेहद खुश नज़र आ रही थीं। उनका रोम रोम नए मेहमान के स्वागत के लिए तत्पर था। अपने परिश्रमिक की कल्पना मात्र से ही वह प्रफुल्लित थी। आज शेखर के पिता की कमी उन्हें बहुत खल रही थी। उन्होंने गुहार लगाई, शेखर के पिताजी, अपनी बहू बच्चे को आशीष दो। अस्पताल का बड़ा सा गेट आ चुका था। दीपशिखा की प्रसव पीड़ा और तीव्र हो चुकी थी। सुरेश ने कुशलता से गाड़ी को गेट के करीब ही लगा दिया था। दोस्तों, कहानी का पहला भाग आज हम यहीं समाप्त करते हैं। इसको निकल जाने देते हैं। कहानी का दूसरा भाग लेकर हम कल आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। फिर वही अनुरोध, अगर आपको मेरा चैनल, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए कल हम फिर मिलते हैं।